हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय अशोक सर, जहां आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी एयरफोर्स, नेवी, नीट, आईआईटी फाउंडेशन और बीएससी, एमएससी और जेम स्टूडेंट्स के लिए भी। इस यूट्यूब चैनल पर अपन फिज़िक्स के बारे में सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, सेकेंड ग्रेड के लिए हो, उन सब के बारे में भी अपन डिटेल से इस यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय अशोक सर पर पढ़ेंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय अशोक सर। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय अशोक सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उन लेटेस्ट वीडियोस के बारे में न्यूज़ मिलती रहेगी। आज का अपना टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो आज के इस टॉपिक में अपन गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड उन सारे जनरल जो बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में या कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। उसके बाद में अपन कल इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो चाहे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, कंसेप्ट हो, या फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज अपन कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की मैं अगर अपन बात करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे अपन बात करें सूर्य केंद्रीय मॉडल। सूर्य केंद्रीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सूर्य केंद्रीय मॉडल जो है वो कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। अब सूर्य केंद्रीय मॉडल की अगर अपन बात करें कि ये सूर्य केंद्रीय मॉडल क्या है, तो सूर्य केंद्रीय मॉडल है कि प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य को केंद्र में मानते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी जिसे अपन कह सकते हैं कक्षाओं का नियम। और ये कक्षाओं का नियम जो है वो अगर अपन केपलर के नियमों के आधार पर बताएं तो केपलर का प्रथम नियम जो था ग्रह गति का नियम था। उस ग्रह गति के नियम में जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको अपन कहते हैं कोपरनिकस का नियम कहते हैं या सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं। अब जैसे दूसरी अगर अपन बात करें कि ग्रहों की स्थिति और गति जो है उसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ग्रहों की गति और स्थिति का अध्ययन जो है वो सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे भास्कराचार्य नामक उस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, और ये जो है वो 16वीं शताब्दी में किया गया था। फिर अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बताया था, और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार क्या होता है कि दो पिंड जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होती है? गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव ग्रह के केंद्र की ओर होती है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा किस तरफ होती है? ग्रह के केंद्र की तरफ होती है। शायद वीडियो में कुछ जूम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे से दिखाई देगा। जैसे आई थिंक अब आपको पूरी लाइन एक साथ देखने को मिल रही है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण की दिशा की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जो है वो हमेशा कहाँ होती है? ग्रह के केंद्र की ओर होती है। अगर अपन बात करें कि पृथ्वी अपने एक्स के पृथक घूर्णन करना बंद करे तो, यानी पृथ्वी, अपने को पता है कि पृथ्वी अपने एक्स पे घूर्णन करती है, और अगर वो अपने एक्स पर घूर्णन करना बंद कर देती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर अपन किसी एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रख दें तो उस स्थिति में उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में तो ओमेगा स्क्वायर आर की वृद्धि हो जाती है, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो एम द्रव्यमान है उससे भार में वृद्धि हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। फिर अपन बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर अगर कोई पिंड स्थित है तो उस पिंड का आभासी भार शून्य हो जाए। ये स्थिति कब पैदा होती है? तो ये स्थिति तब पैदा होगी जब पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो आवर्तकाल क्या हो जाए? आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? √g/r। तो यहाँ से इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसका मान आता है
5026.5 सेकंड, यानी लगभग 1.40 घंटा। और इसको अगर अपन वर्तमान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के साथ में आवर्तकाल के साथ में कंपैरिजन करें तो वो आता है वर्तमान आवर्तकाल का 1/17 गुना। यानी अगर पृथ्वी जिस वेग से अब घूर्णन कर रही है उसके 17 गुना वेग से अगर वो घूर्णन करना प्रारंभ कर देती है तो उस स्थिति में पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रखी गई कोई भी वस्तु है उसका भार उसे शून्य अनुभव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स इस टॉपिक के बारे में क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में कल अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर अपन ने दो पिंड ले रखे हैं, एक पिंड m1 है दूसरा m2 है और उनके मध्य की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो जाता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r केप, और प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो वहाँ पे अपने पास एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल G, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर r केप। यहाँ F वेक्टर होगा। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर अपन बात करें तो दोनों पिंडों को अपन एक पिंड को 1 और दूसरे को सेकंड रखते हैं तो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है कि दोनों कंडीशन से फोर्स जो है वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। यानी F12 यानी पहले पिंड द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल और दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल का मान यानी परिमाण समान होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण G तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में संबंध। तो स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, स्मॉल g जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, कैपिटल G जो कि है कांस्टेंट। तो स्मॉल g इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यानी यहाँ r क्या है, किसी भी ग्रह की त्रिज्या जिसके रेफरेंस में अपन स्मॉल g को निकाल रहे हैं। जैसे अपन पृथ्वी के लिए निकालेंगे तो कैपिटल R क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या, और कैपिटल M हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर यहाँ अपन मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं तो R हो जाएगा मंगल की त्रिज्या और M क्या हो जाएगा, मंगल का द्रव्यमान। अब अगर अपन इसको पृथ्वी के रेफरेंस में मान के सोल्यूशन करें और पृथ्वी के घनत्व को रो मान लें, डेंसिटी घनत्व है, घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, यानी रो इज इक्वल टू m डिवाइड बाई v। तो वहाँ से अगर अपन सॉल्यूशन करेंगे तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर अपन द्रव्यमान को सॉल्यूशन करते हैं तो द्रव्यमान क्या बनता है, द्रव्यमान बनता है अपने पास घनत्व इंटू आयतन। और पृथ्वी को अगर एक गोला मान लें तो गोले की त्रिज्या क्या, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो वाली वैल्यू अगर अपन पुट कर देते हैं m की जगह तो 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई g इंटू घनत्व रो हो गया, और स्मॉल जो अपने पास डिवाइड बाई आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर जी रो। ठीक है, तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। ये रिलेशंस जो हैं वो अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। अपन डायरेक्टली इन रिलेशंस में वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर अपन बात करते हैं ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या इफेक्ट बनता है, तो यहाँ से अपने पास रिलेशन बनता है जी एच, यानी एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी यानी पृथ्वी की सतह पर 1g डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एच तो क्या हो गई ऊंचाई और आर हो गई पृथ्वी की त्रिज्या। तो जी एच के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ एच की जो वैल्यू है वो आर के रेफरेंस में बहुत ज़्यादा कम नहीं है। अगर एच के रेफरेंस में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी जो कंडीशंस मैंने लगा रखी हैं एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, उस कंडीशन में ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, जी एच इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू जी कोष्टक 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर। और ये होता है द्विपद प्रमेय जब अपन यूज़ लेंगे, तो द्विपद प्रमेय यूज़ लेने के कारण 1 प्लस एच अपॉन आर के स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएंगे, और फिर वहाँ से अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 2h अपॉन आर आ जाएगा। और आगे की जो हायर वैल्यूज़ आती हैं, हायर टर्म्स आती हैं, उनको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से अगर अपन मान लें कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि पिंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, यानी पृथ्वी की रेडियस का एंड टाइम हो जाए, तो वहाँ पे अपने पास जी एच की वैल्यू क्या बन जाएगी। अपन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है
जो कंडीशन है जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ एच की जगह एन आर पुट कर देंगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस एन का स्क्वायर, और कंडीशन क्या बन जाएगी जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ये तो था ऊंचाई के साथ। अब अगर अपन ऊंचाई के साथ निरपेक्ष कमी, भिन्नात्मक कमी या परसेंटेज एरर निकालें, क्योंकि डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में ये भी वैल्यू पूछी जाती है, तो अपने पास सबसे पहले अपन बात करें निरपेक्ष कमी की। तो निरपेक्ष कमी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष कमी की कंडीशन बन जाएगी डेल जे, और डेल जी का मतलब क्या हो गया, जी जो अर्थ पे है और ऊंचाई पे है उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यानी अपने पास जो जी एच की वैल्यू आ रही है उसको जी की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। फिर अगर अपन इसको फ्रैक्शनल एरर निकालें, भिन्नात्मक कमी निकालें, तो इसको वापस जी से डिवाइड कर देंगे। और परसेंटेज के केसेस में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर क्या बन जाएगी, डेल जी डिवाइड बाई जी इंटू 100, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2h अपॉन आर इंटू 100। अब जैसे अगर आपको कह दिया जाता है कि कई केसेस में परसेंटेज कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण या ऊंचाई में 2% की त्रुटि है, तो उस कंडीशन में अपन जी के मान में एरर कैसे निकालेंगे, तो h की जगह 2% पुट करके उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गहराई के साथ में परिवर्तन। तो गहराई के साथ में परिवर्तन क्या हो गया, जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो आर के मान में कमी होती जाएगी, और वहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, जी डी इज इक्वल टू जी कोष्टक 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर, जहाँ डी क्या हो गई गहराई और आर हो गई त्रिज्या। अब पृथ्वी के केंद्र की अगर अपन बात करें तो केंद्र के केस में क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पे जाएंगे तो डी जो है वो आर के बराबर हो जाएगी, यानी जितनी पृथ्वी की त्रिज्या उतनी गहराई हो गई, और d डिवाइड बाई आर की वैल्यू 1 बन जाएगी। 1 बनने की वजह से जी डी इज इक्वल टू जी कोष्टक 1 माइनस 1, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जिस तरीके से अपन ने ऊंचाई के सापेक्ष कमी निकाली थी, उसी तरीके से गहराई के सापेक्ष निकालते हैं, तो यहाँ पे भी निरपेक्ष कमी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी माइनस जी डी, और जी माइनस जी डी को सॉल्यूशन करेंगे तो डी जी डिवाइड बाई आर आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रैक्शनल एरर को निकालेंगे तो फ्रैक्शनल एरर क्या बन जाएगी, वही जी से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले बन गए, जैसे ये निरपेक्ष कमी का, फिर भिन्नात्मक का, और फिर प्रतिशत कमी का। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपन फॉर्मूले में यूज लेंगे। अब अपन अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति यानी पृथ्वी जो है वो अपने को पता है कि पृथ्वी की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि वो चारों तरफ से गोल नहीं है, यानी सराउंडेड नहीं है, उसको पूरी तरीके से देखा जाए तो ध्रुवों पर चपटी है, और उस वजह से अपने पास क्या बन जाता है कि जी पी यानी पोल्स ध्रुव है, और ई यानी इक्विपेटर का मतलब भूमध्य रेखा, और वहाँ से रेशियो निकालते हैं तो उसका रेशियो क्या बन जाता है, जी पी डिवाइड बाई जी ई इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर पी स्क्वायर, यानी इन्वर्सली हो रहा है। और इन्वर्सली क्यों हो रहा है, क्योंकि जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट्स वाई आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर पी स्क्वायर हो रहा है, और वहाँ से रेशियो क्या आता है 1.007 रेशियो 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन घूर्णन के रेस्पेक्ट में बात करें तो घूर्णन के कारण हमारे पास जो परिवर्तन आता है वो क्या बन जाता है, जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, और यहाँ का जो रिलेशन आता है लैम्डा जो है वो अक्षांशीय स्थिति। अब अगर अपन अलग अलग एंगल पे सॉल्यूशन करना चाहें तो वहाँ की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे लैम्डा की जगह अगर अपन cos 90 पुट कर देते हैं तो जी डेस इज इक्वल टू जी, यानी ध्रुवों की स्थिति आ जाती है, और अगर 0 पुट कर देते हैं तो जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि स्थिति अपने पास किसकी आ जाती है, भूमध्य रेखा की आ जाती है। इस तरीके से अगर अपन किसी भी स्थिति पर निकालना चाहें 45 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरीके से सारे फिजिक्स के बारे में सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो या आगे जो भी टॉपिक अपन करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज़ आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। कंसेप्ट आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फार्मूलाज बनते हैं उनको फार्मूलाज को अपन पहले डिटेल्स में पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।